हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का मीनिंग समझेंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द टारगेट पॉइंट्स टुवर्ड विच ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। मीन्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो टारगेट पॉइंट होते हैं। टारगेट पॉइंट का मीन्स होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट टुवर्ड विच, जिनकी तरफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। सारी एक्टिविटीज बिजनेस की डायरेक्टेड होती हैं। मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मेन मोटिव ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे सारी एक्टिविटीज बिजनेस की उसी की तरफ उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़े। अर्निंग प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज द प्राइम मोटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमने पहले ही पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था और उसके मीनिंग में भी पढ़ा था बिजनेस के। तो अर्निंग प्रॉफिट है उसी को सबसे प्राइम, यानी कि उसको प्राइमरी, सबसे पहला मोटिव कहा जाता है बिजनेस का। बिसाइड दिस देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विच आर मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। लेकिन सिर्फ हम अर्निंग प्रॉफिट को ही उसका एकमात्र मोटिव नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हैं विच आर मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी अपने अलग एस्पेक्ट्स हैं, अपने अलग फीचर्स हैं। एस्पेक्ट्स मीन्स फीचर्स, उनके भी अलग फीचर्स हैं। अब हम उन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उन्हें अर्न प्रॉफिट करना है, ग्रोथ करना है, सर्वाइव करना है। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो सोसाइटी के लिए होते हैं, जो सोसाइटी को कंसीडर करके जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के आते हैं वो अदर में आ जाते हैं। इसमें हम कभी हम इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन और इंडिविजुअल पढ़ते हैं, तो ये अदर में ही ह्यूमन और इंडिविजुअल आ जाते हैं। इंडिविजुअल मीन्स जो इम्प्लॉयज को ध्यान में रख के एम्प्लॉयर बनाता है, जो अपने वर्कर्स को ध्यान में, एम्प्लॉयज के लिए जो बनाए जाते हैं वो हमारे अदर्स में आ जाते हैं। और जितने भी इन दोनों को हटा के वो सारे अदर्स ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमने पहले भी पढ़ा था, बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों प्रॉफिट अर्न करना ही प्राइम ऑब्जेक्टिव रखा गया? क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, अपने एंटरप्रेन्योर्स को उसे कुछ देना पड़ेगा रिवार्ड। तो इन सब को फिलफिल करने के लिए बिजनेस को बहुत जरूरी है कि वो प्रॉफिट के लिए वर्क करे, उसे अर्न करे। प्रॉफिट इज नीडेड टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉफिट बहुत जरूरी है ताकि वो रिवार्ड दे सके एंटरप्रेन्योर्स को, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉफिट की जरूरत होती है। प्रॉफिट आएगा तभी कैपिटल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो इसलिए अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा गया है। फिर आता है ग्रोथ। Every business aims to grow in order to increase its market value, profit earning and to fight with the market competitors. जो भी बिजनेस होता है उसका एम होता है कि वो ग्रो करे ताकि वो अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके अपनी मार्केट वैल्यू को, प्रॉफिट को बढ़ा सके, और जो भी कॉम्पिटिटर है उनके साथ वो फाइट कर सके, कंपटीशन को हैंडल कर सके। ग्रोथ बिजनेस की मेजर होती है अगर उसके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, अगर वो अपने ब्रांचेस को और भी अलग अलग शहरों में खोल रहा है, ब्रांचेस उसके बढ़ रहे हैं, तो हम पता चलता है कि हाँ बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। कॉम्पिटिटर्स से वो आगे बढ़ रहा है, उसके सब्सिट्यूट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये इससे हमें पता चलता है ग्रोथ, और बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे ग्रो करे। लेकिन ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है कि वो सरवाइव करे। अगर वो सरवाइव करेगा तभी उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो बिजनेस के लिए सर्वाइवल भी एक उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके। As the business environment is dynamic, so it is necessary to cope up with changing factors and ensure existence of the business. क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बहुत ही डायनेमिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट भी अपना टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ाएंगे।
बिजनेस एनवायरनमेंट की बिजनेस से जो इंटरनल एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पे पड़ता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो वो बहुत ही डायनेमिक होते हैं यानी कि चेंजिंग होते हैं। डायनेमिक मीन्स कि चेंजिंग होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। तो उनके साथ कोप अप करने के लिए चेंजिंग फैक्टर्स के साथ ये जरूरी है कि बिजनेस कुछ ऐसे अपने रूल्स बनाए, कुछ ऐसा वो ऑब्जेक्टिव बनाए कि जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके, कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल कर सके एंड एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, और लॉन्ग टाइम तक उसके एग्जिस्टेंस को एंश्योर कर सके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। चूंकि कस्टमर्स बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कस्टमर्स फाउंडेशन रखते हैं बिजनेस के लिए, इसलिए जरूरी है कि हम जो बिजनेसमैन होते हैं वो कस्टमर्स की अच्छे से उसको सेटिस्फाई कर ले। बिजनेस के लिए जरूर होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। स्टेबिलिटी का मीन्स होता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रह सके, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। एंड इट कैन बी डन बाय विनिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर। तभी पॉसिबल है जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्शन चलता रहेगा, सेल परचेज की जो हमारी एक्टिविटीज है वो चलती है। हमें मेनली जो अपना प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को ही सेल करना है, इसलिए जरूरी है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाए जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए और हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी रहे। ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही बताया था, ये हमारे सोसाइटी को लेकर ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं क्योंकि सोसाइटी का बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सोसाइटी में रह के कर रहे हैं, उनके बीच रह के कर रहे हैं, तो हमें जरूरी है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करें। जो बिजनेस होता है उसका सोसाइटी के प्रति भी कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं। इनमें पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए एट फेयर प्राइसेस, और उन्हें हम फेयर प्राइसेस में प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को। द बिजनेस मस्ट सप्लाई बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस टू द कस्टमर्स। बिजनेस जो भी प्रोडक्ट्स को बना रहा है, उसका प्रोडक्शन कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वो बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। बेटर क्वालिटी मीन्स वो जेन्युइन होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, जो कस्टमर बहुत ही इजी तरीके से यूज कर सके। एट रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस, अगर वो कस्टमर तक पहुंच रहे हैं तो वो रीजनेबल प्राइस की होनी चाहिए और फेयर प्राइस की होनी चाहिए, यानी कि वो उसी अकॉर्डिंग टू इतना प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर उसे खरीद सके, और उसमें किसी भी प्रकार की प्राइजेस में किसी भी प्रकार के ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा हाई प्राइजेस नहीं चार्ज करने चाहिए, हाई प्राइजेस चार्ज नहीं करने चाहिए। फेयर प्राइस होना चाहिए और बेटर क्वालिटी होना चाहिए। बेटर क्वालिटी का मीन्स हमने बताया था ड्यूरेबल होना चाहिए और जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए टू द कस्टमर्स। तो प्रोडक्ट शुड बी ओरिजिनल एंड सेफ। यही बात है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए। यानी कस्टमर अगर उसे यूज कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं तो उसे बताना चाहिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो सारी उसमें मेंशन होनी चाहिए क्लियरली, और सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए जो भी आपका कस्टमर तक पहुंच रहा है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो जो हमारी जो ये हो रही एक्टिविटीज है फेयर होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की इसमें ब्लैक होर्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। द बिजनेस मस्ट फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एट ऑल द टाइम। बिजनेस जो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहा है ट्रेड रिलेटेड, तो उसे ऐसे कुछ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए ताकि वो जो भी अनफेयर ट्रेड है उन्हें अवॉइड कर सके। बिजनेस शुड अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। यानी उसे जो ब्लैक मार्केटिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स होता है कि कुछ सामान एक जगह सस्ती में लेके उसे महंगे रेट पे कस्टमर्स को बेचा जा रहा है। होर्डिंग हो रही है, यानी कि जो बीच में जो मिडिल मैन्स होते हैं वही सारा जमा कर लेते हैं, कस्टमर्स तक उसे पहुंचने ही नहीं देते हैं, जब उसके रेट बढ़ जाते हैं फिर कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। अदर एंटी सोशल प्रैक्टिस, और भी बहुत सारी सोशल प्रैक्टिस एंटी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि गलत प्रोडक्ट देना कस्टमर्स को, उसमें क्लियरली मेंशन ना करना उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह, ये सबको बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए।
चाहिए, उसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए बिजनेस को। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, चूंकि बिजनेस सोसाइटी में है इसलिए उसे जरूरी है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को टाइम टू टाइम जनरेट कर सके। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोसाइटी। इट कैन बी डन बाय एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस ग्रो करेगा, उसके ब्रांचेस बढ़ेंगे, उसमें एक्सपेंशन होगा। तो बिजनेस को जरूरी है कि वो अपने सोसाइटी के लिए भी ये ध्यान में रखे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करे। खासतौर से बैकवर्ड एरियाज में ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मीन्स है कि अगर बिजनेस डेवलप हो रहा है तो कस्टमर्स की वजह से हो रहा है, पब्लिक की वजह से हो रहा है, तो उससे कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कि उस बिजनेस के लिए बिजनेस की गुडविल को और आगे इंक्रीज करे। कम्युनिटी सर्विसेज आर आल्सो इनहैंस्ड बाय द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ स्कूल, सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग एटसेट्रा। कम्युनिटी सर्विस बिजनेस में होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स बिजनेस को, अगर बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो उसे जरूरी चाहिए कि उसे स्कूल्स खोले, डिस्पेंसरीज खोले, सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग। अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए उसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए। और ये खास तौर से ये जितनी भी एक्टिविटीज है अगर बिजनेस बैकवर्ड एरियाज में करेगा तो उससे ज्यादा फायदा मिलता है। बैकवर्ड सेक्शंस की बात यहाँ पे मेनली की जाती है। फिर आता है अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज को लेके कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना, ये सब हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में भी कभी कभी अलग से बताए जाते हैं, हम इसी में सब बता दे रहे हैं। इनोवेशन, पहला है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इनोवेशन का मीन्स होता है अगर हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया फीचर इन्वॉल्व कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो वो हमारे इनोवेशन कहलाता है। दो तरीके से होता है, एक तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो हमारे इनोवेशन में आता है, या फिर हम उसी में कोई न्यू फीचर अगर हम लाते हैं, उसी जो हमारा प्रोडक्ट है उसी में कोई न्यू फीचर आ जाता है तो वो भी इनोवेशन में आता है। इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा इनोवेशन में आता है। हेल्प्स बिजनेस एंटरप्राइज टू ग्रो एंड सर्वाइव इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ मार्केट में, इसलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम उसमें इनोवेशंस आते रहें, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बिजनेस का वो मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और ये तभी हो सकता है जब हम कुछ न्यू प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहे, कुछ न्यू फीचर लॉन्च करते रहे। जैसे पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, अब उसी में टच आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, एंड्रॉइड फोन्स आ गए हैं, तो उसमें इनोवेशन हो रहा है, तो इससे कस्टमर्स बंधे रहते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मीन्स ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्सेज है, ये जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसे यूटिलाइज करें, तो वो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेकिंग फुल यूज ऑफ इंस्टॉल्ड मशीनरीज। मीन्स है कि हमें जो भी बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को बिजनेस को चाहिए कि उनका ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइज करे, उन्हें बेस्ट वे में, इफेक्टिव मीन्स बेस्ट वे में यूटिलाइज करे इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज। और इससे क्या होगा कि बिजनेस का मिनिमाइज हो जाएगा, जो भी उसका वेस्टेज हो रहा मटेरियल का वो मिनिमाइज हो जाए, मेकिंग फुल यूज ऑफ इंस्टॉल्ड मशीनरी। और जो भी उसने रिसोर्सेज ले रखे हैं, उस जो भी उसके कैपिटल वगैरह ये सब जो मशीनरी वगैरह प्लांट वगैरह उनका फुल यूज हो सकेगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी बनी रहेगी, उसके पास कैपिटल जो है उसी कैपिटल में ही अपने बिजनेस को आगे सर्वाइव कर सकता है, ग्रोथ हो सकती है उसकी। इसी में हमारा आगे है मैनेजरियल परफॉर्मेंस।
मैनेजरियल परफॉर्मेंस का मीन्स है अगर बिजनेस है तो वहाँ मैनेजर्स होंगे, स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, तो उन सबके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। मैनेजरियल परफॉर्मेंस में मैनेजर्स का क्या परफॉर्मेंस है, उन्हें कैसे इंप्रूव करना है, ये मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो प्लानिंग देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो उसको पहले प्लानिंग होती है, उनमें डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उनका कंट्रोल बनाए रखे, कोऑर्डिनेट करे यानी कि सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करे, उनमें तालमेल सामंजस्य बनाए। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो मैनेजर्स के होते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू एम एट कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने मैनेजर्स के कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर फंक्शंस करता रहे, जैसे कि मैनेजर्स जो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से उन एक्टिविटीज को करते रहें। नेक्स्ट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, प्लांट है, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या आता है, जैसे कि हमारा कैपिटल है, कैपिटल हमारा फाइनेंशियल में आ जाता है, और मशीनरी, प्लांट वगैरह हमारा इसमें आ जाता है फिजिकल में, मशीनरी, प्लांट वगैरह। बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर सेवरल इनपुट्स और रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है उसे बहुत तरीके के रिसोर्सेज जरूरत होते हैं ताकि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि कैसे रिसोर्सेज जरूरत पड़ते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, कैपिटल एटसेट्रा। प्लांट, मशीनरी फिजिकल रिसोर्सेज के एग्जांपल है, कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के। कैपिटल मीन्स मनी और फिजिकल मीन्स अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कुछ मशीनरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तभी हम इन फिजिकल रिसोर्सेज को ले सकते हैं। तो इन दोनों रिसोर्सेज आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए। A business must aim at procuring these resources at economical rates. तो इसलिए बिजनेस को हमेशा इन रिसोर्सेज को प्रोक्योर यानी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अपने रूल्स बनाने चाहिए ताकि वो इन्हें इकोनॉमिक रेट पे प्रोक्योर कर सके, खरीद सके, ले सके या एक्सचेंज कर सके, जो भी अपने बिजनेस के लिए करना चाह रहा है। तभी हमारा एडिक्वेट क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है, बिजनेस अपने ब्रांच बढ़ा सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और जितनी भी बाकी बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स उन्हें अचीव कर सकता है अगर उसमें ग्रोथ होगी तो। ये हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा अदर्स। अदर्स में ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे उसमें हम प्रॉफिट पढ़े थे, तो एक अलग से भी टॉपिक है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रॉफिट की बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी, मीनिंग में पढ़ी, उसके बेसिस में पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव सब में हमने पढ़ी। तो बिजनेस के एक्टिविटीज में प्रॉफिट का क्या रोल होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हमने पहले ही पढ़ा। जो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट होता है बहुत ही मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। मोस्ट के साथ साथ प्राइमरी भी हमने पढ़ा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा आगे कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर क्या बोलते हैं, अ बिजनेस मस्ट अचीव सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दस टू अवॉइड लॉस। मीन्स बिजनेस को सबसे पहले उसे सफिशिएंट प्रॉफिट अचीव करना है ताकि जो भी बिजनेस रिस्क हो रहे हैं वो उन्हें कवर कर सके, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है इकोनॉमिक रिलेटेड, उनमें जो बिजनेस रिस्क आता है उसे कवर कर सके, एंड दस टू अवॉइड लॉस, और तभी वो अपने लॉस को अवॉइड कर सकेगा अगर वो उन रिस्क को कवर कर सक रहा है। और कवर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के थ्रू ही कर सकता है, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ जो भी उसे रिटर्न मिल रहा है बिजनेस को। इसके रोल्स दिए गए हैं। एक्ट एज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो बिजनेस प्रॉफिट होता है वो रिटर्न टू इन्वेस्टर इस तरह वर्क करता है जैसे कि रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो जरूरी है कि उनको भी कुछ रिटर्न मिले। जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी बिजनेस में वो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ मिले, प्रॉफिट मिले। और ये प्रॉफिट तभी पॉसिबल है कि उनको प्रॉफिट हम जब दे पाएंगे जब बिजनेस में अपना प्रॉफिट हो। तो इसलिए जरूरी है
कि प्रॉफिट हो। तो ये पहला रोल तो यही होगा, एक्ट एज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है एक्ट एज रिवार्ड फॉर रिस्क। रिवार्ड फॉर रिस्क मीन्स बिजनेस रिस्क होता है उसे कवर करने के लिए हमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी रिस्क होता है उसे कवर करने के लिए हमें प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये एक्ट एज रिवार्ड फॉर रिस्क, ये एक रिवार्ड, रिस्क के लिए रिवार्ड, हम जो भी रिस्क उठाते हैं वो इसीलिए बिजनेस रिस्क उठाता है ताकि वो आगे उससे प्रॉफिट मिल सके। एक्ट एज सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस भी, अगर प्रॉफिट आएगा तभी हमारा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कैपिटल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, वो तभी पॉसिबल है जब हमें प्रॉफिट अर्न होगा। इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग सर्वाइवल, लॉन्ग सर्वाइवल का भी इंडिकेटर है। अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो हमारी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी तो हम मार्केट में हमारी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो हम आगे भी फ्यूचर में सरवाइव कर सकते हैं। मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे तो आगे भी सरवाइव कर सकते हैं। इंडिकेटर ऑफ हाई गुडविल, जो प्रॉफिट होता है वो इंडिकेटर ऑफ हाई गुडविल का, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, बिजनेस की अपनी एक रेपुटेशन होती है मार्केट में और उससे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बिजनेस में एडिक्वेट प्रॉफिट बना रहे, वो आगे फ्यूचर में बढ़ता रहे। तो ये प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट उतनी बड़ी उसकी गुडविल बिजनेस की, तो इसलिए जरूरी है कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही को हम एक सोल मोटिव कह लें तो ये गलत बात है। हम प्रॉफिट को सोल मोटिव नहीं कह सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के होते हैं, तो सिर्फ सोल मोटिव कहना गलत है। बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपने अभी पढ़े भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। ये नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे।